फिर मैं भूल जाऊंगी. नाफडे भाऊ जय बाबा. वेळ झाली ताई. वेळ झाली, सुरू करूया. वेळ चला. झाली. हो. येस येस, वी विल स्टार्ट. सगळ्यांना जय बाबा, सगळ्यांना जय बाबा. एकच मिनिट. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. ब्लू बस टूर, यह सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. दूसरी ब्लू बस यात्रा शुरू है और इसमें अभी बाबा और सभी लोग बेंगलोर में है. बैरा मंगला केंद्र का उद्घाटन हो गया पिछले बार हमने देखा. मतलब अब आज और उसका आगे कुछ हिस्सा पढ़ेंगे. जैसे हमको पता है कि बैरा मंगला का ये कार्य के पहले वहाँ पर संपत अयंगार वेंकट, क्या नाम उसका है, वहाँ का जो लोकल अटॉर्नी है संपत वेंकट पतैया, इन्होंने खूब कोशिश की कि बाबा के कार्य में बाधा करने के लिए. उन्होंने बाबा के खिलाफ कई सारे पम्पलेट्स निकाले और ब्राउचर्स भेजे, लोगों के बीच में बांटे, पेपर में कुछ कुछ लिखा. बाबा के जो विरोधी दल के लोग थे, जैसे कि मेहरा के भाई कर्नल ईरानी, इनसे भी उन्होंने संगनमत किया. मतलब कई सारी चीज़ें उन्होंने की, सभा ली बाबा के खिलाफ में. और अब जब ये कार्यक्रम होने वाला था उद्घाटन का, इनॉग्रेशन का, वहाँ इतने 5,000 से ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो गए थे एकत्रित. वहाँ जाकर वो कार्यक्रम का पूरा फज्जा उड़ाने का उसका प्लान था. उस हिसाब से वो मैसूर से, बेंगलोर शहर से, ये बैरा मंगला थोड़ी दूरी पर है जैसे हम जानते हैं आप सभी लोग. तो वहाँ से वो बेंगलोर से निकले. आगे क्या उनका उसको क्या बोली भाषा में कहेंगे, वाट लग गया या जो भी है. अब बाबा की रीति है, अद्भुत रीतियाँ, अलग रीतियाँ हैं. तो क्या हुआ आगे आज पढ़ेंगे इसके बारे में. और साथ ही में जैसे डॉक्टर डॉन्किन का पहली बार उन्होंने यह आश्रम ज्वाइन करने के बाद पहली बार क्रिसमस आया, तो कितना अच्छे से बाबा ने उनका मन रखा. ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे. स्पिरिचुअल, हम लोग पिछली बार पेज नंबर 320 पर रुके थे. थोड़ा सा एक पैराग्राफ वहाँ का भी पढ़ लेते हैं. There is this difference, however, in the divine scheme of things. Individuals or people who, when instead of progressing higher and onward, are about to lapse into bestiality, it is only suffering that rehabilitates them. जैसे कि हमने देखा था पिछले बार, इस कार्यक्रम के लिए बाबा ने संदेश दिया था. देखो, बाबा के संदेश देने के अलग अलग भिन्न प्रकार होते थे. कभी बाबा स्पॉन्टेनियस तुरंत संदेश जगह का जगह देते थे. कभी कोई घटना पर बाबा कहते थे. कभी किसी को देने के लिए पहले से संदेश ड्राफ्ट करके फिर उसको वितरित किया जाता था, या पहले से बाबा संदेश देकर उनको फिर किसी को वहाँ पर भाषण करने के लिए वही संदेश बोलने के लिए देते थे. तो उसी प्रकार इस मौके पर जो बाबा का भाषण है उसको हमने पिछले बार पढ़ना शुरू किया था, आप लोगों को याद होगा. तो ये भाषण हमारा अधूरा रह गया था, थोड़ी सी उसमें चंद लाइनें बाकी है. बहुत सुंदर भाषण है. तो इसमें बाबा कहते हैं कि उसके पहले का एक बार प्यारा पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आपको लिंक आएगी.
Every human being has served and achieved a definite purpose, and by playing his part to perfection, he automatically works out his own salvation. बाबा जैसा हमेशा कहते थे कि प्रत्येक जीव को आज नहीं कल उसको ईश्वर साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, मुक्ति मिलने ही वाली है, और हर व्यक्ति उस दिशा में जाने अनजाने में उसकी यात्रा चलती है। वो माने नहीं माने, उसको उसके बारे में पता हो न अनजाने में कैसा, ये हमने काफ़ी चर्चा की है, अब उसका ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करते। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि प्रत्येक जीव का यही एक मुख्य उद्देश्य है, डेफिनेट पर्पस है। उस पर्पस के लिए, उस उद्देश्य से हर आत्मा की यात्रा होती है। उसी, चाहे ये सही हो, गलत हो, जाने हो, अनजाने हो, हर एक का जो भी घटना घटती है, घटनाएं जीवन में, वो उस उद्देश्य के लिए परफेक्ट है। कौन सा उद्देश्य? ईश्वर साक्षात्कार का उद्देश्य के लिए वो घटना परफेक्ट है। वो चाहे उसको जाने, नहीं जाने, माने या नहीं माने। और इस प्रकार करते करते अपने आप ही वो अपने उद्धार के लिए कार्यरत होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बाबा कहते हैं कि फर्क ये है, हाउएवर, परंतु दैवी आध्यात्मिक चीजों की प्रति कार्य करने के बदले जब कोई व्यक्ति एक पशु जैसा व्यवहार करता है, मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता है, तो वो केवल अपने आप पर अधिक और अधिक यातनाओं को आमंत्रित करता है। मतलब हमें व्यवहार कैसा करना है? खाया पिया सोया अपने आप। पशु मतलब क्या है? वो दूसरे किसी के लिए ज्यादा काम नहीं करता है। आजकल वो भी कुछ वीडियोस आते हैं, लेकिन ज्यादातर पशु का कैसा होता है कि उसको विवेक, बुद्धि, ये चीजें नहीं होती है। उसमें सहज प्रवृत्ति होती है, अपना रक्षण करना, अपनी भूख मिटाना, उसके लिए दूसरों को मारना वगैरह। इस प्रकार अगर मनुष्य भी करने लगा तो उसका पशु व्यवहार हो गया। इस प्रकार का मतलब स्वार्थी व्यवहार करके, वासनाओं के अधीन होकर के हम स्वयं पर और अधिक यातनाएं खुद ही आमंत्रित करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, spiritual masters achieve for humanity the same resurrection much more easily and less painfully, not by preaching but by translating into fulfillment the two familiar words self-denial and brotherhood of man, whose very beginning and whose ultimate end is love. तो बाबा कहते हैं जो आध्यात्मिक गुरु है, मनुष्य को, मानवता को, ये पुनरुज्जीवन मानवता का करने के लिए, उसको पूरी मानवता को अपनी लक्ष्य के प्रति ले जाने के लिए, वो लक्ष्य क्या है? ईश्वर साक्षात्कार, मतलब उसका आध्यात्मिक उत्थान के लिए सभी जो आध्यात्मिक गुरु है प्रयास करते हैं। और वो थोड़ा सा कम त्रासदायी होता है। हम अपने से ये यात्रा करेंगे तो अधिक पेनफुल हो सकती है, लेकिन यदि हम गुरु के मार्गदर्शन में या आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो वो कम पेनफुल होती है। और यहाँ पर वो कोई आपको सीख, भाषण, उपचार ये नहीं करेगा, लेकिन चंद जो आपको परिचित शब्द है, जैसे कि बाबा को हम देखते हैं, बाबा कभी लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते थे। अगर इतवार का आपने किसी ने, इतवार को जो संडे को होता है, अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा तो आपने वहाँ नोट किया होगा कि बाबा ने लंबा चौड़ा नहीं कहा, एक शब्द बोला कि ये बाइबल को अंदर बिठाओ और तुम उसकी जगह ले लो, बस। कितना बड़ा अध्याय था। यस, थैंक यू प्रतिभा जी, आपने एंजॉय किया ना उसको, बहुत सुंदर हकीकत है वो। और कितना कुछ हो सकता था एक शब्द में। बाबा ने उसका कारण नहीं बताया, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, लेकिन केवल रोज के जो छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, जैसा कि आपने सुना है कि रानो गेली को गर्म चाय पीनी पसंद थी, मेहरबान को गर्म चाय का चस्का था,
और गरम नाश्ता, जैसा वो नाश्ता करने बैठता था आधे नाश्ते में बाबा निकल जाते थे तो उसको बाबा के साथ दौड़ना पड़ता था, फिर आ करके नाश्ता खाता, तब तक वो ठंडा हो गया था। लेकिन वो गरम नाश्ते के भी अटैचमेंट उसको नहीं लगे, इसके लिए बाबा स्वयं कितने पेशेंस किया। एक शब्द से भी बाबा ने उसे नहीं बताया कि तुमको ये अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। केवल एक प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा, जब आपने ये वीडियो देखा होगा, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ बी विद बाबा में जो डाला हुआ है, तो इस प्रकार से भाईचारा, आपसी, थैंक यू शशि जय, आपसी भाईचारा, सेल्फ डिनायल मतलब निस्वार्थता, और इसकी शुरुआत उसको करनी है। ये केवल शुरुआत है। आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, निस्वार्थता, ये उद्दिष्ट नहीं है, ये मार्ग है। वो भी मार्ग की केवल शुरुआत है, बुनियादी है। आगे गोल उद्देश्य अंतिम अलग है, भिन्न है, और वो जो अंतिम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति, ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति केवल प्रेम के द्वारा ही हो सकती है। 1-2 मिनट थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। इसको खींचो तो वहाँ पर खींच सकते। इतना खींचोगे तो इसको कहाँ रखूँ फिर मैं? अच्छा, वो स्टूल नहीं लाए। चलो ठीक है, यहाँ पर रख के जो होगा, जैसा होगा देखा जाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। यहाँ पर है हम लोग 321 फर्स्ट प्यारा, द टाइम फॉर सच। बाबा का स्पीच जारी है आगे। अपना काम करो ना, एक तो देर से आए। प्लीज स्टार्ट। The time for such universal awakening is looming larger in near future, to meet which the scheme of Universal Spiritual Center is founded today. तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का जो, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। तो यहाँ पर भी बाबा ने यही कहा है, सीख और ये लंबे चौड़े भाषण वगैरह के द्वारा वो नहीं करते हैं इस चीज को, परंतु वो क्या कहते हैं, जागृत करने के लिए मैं आया हूँ कहते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से ये वैश्विक जागृति का समय अब आया है, उभरते दिख रहा है, और इसीलिए आगे एक लंबे फ्यूचर भविष्य के लिए इस सेंटर की स्थापना हम आज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ये सेंटर की स्थापना के लिए उपलक्ष्य में बाबा ने ये भाषण दिया हुआ है। Mysore state will surely realize at no distant date in the future its singular good fortune in possessing, among many progressive features, the spiritual capital of the world as well. तो बाबा कहते हैं कि जल्द ही भविष्य में इसका साक्षात्कार ये समझ में आएगा, मैसूर राज्य को भविष्य में जल्द ही समझ में आएगा। इट्स सिंगुलर, तो इसका कितना महत् भाग्य है इस राज्य का कि द स्पिरिचुअल कैपिटल, ये मैसूर जो है पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने जा रही है, या है ये भाग्य उसके नसीब में आया है। I bless every one of you, participants and non-participants, in the greatest scheme of spiritual regeneration, the foundation of which you have witnessed today. बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं जो यहाँ उपस्थित है और जो यहाँ उपस्थित नहीं भी है, उन सबको मैं आशीर्वादित करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी भी हल्के में लेना नहीं। जब भी बाबा कहते हैं कि मैं आई ब्लेस यू, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम एंड वी शुड फील दोज ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा। तो बाबा कहते हैं जो यहाँ उपस्थित है और नहीं भी है, जय बाबा अमृत दीदी, तो उन सबको मैं आशीर्वादित करता हूँ इस प्रकार के आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक सुधार के लिए मैं आप सबको ये महान स्कीम के द्वारा आशीर्वादित करता हूँ, जिसका कि फाउंडेशन जो है आज आप देख रहे हैं। The scheme of Universal Spiritual Center symbolizes the character of my divine mission on earth. I bless you.
तो बाबा कहते ये जो आध्यात्मिक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र है, ये मेरा जो यहाँ पर दैविक कार्य है इसको सिंबलाइज करता है, ये प्रतीकात्मक है, इसको दिखाता है। अब बाबा का कार्य क्या था? मैड मस्त आश्रम, उनके लिए सेवा, गरीबों की सेवा और प्रेम, यही सब यहाँ पर हम देखते हैं कि विविध वहाँ पर डिपार्टमेंट वहाँ पर उन्होंने लगा दिए थे। बाबा कहते हैं मैं आप सबको आशीर्वादित करता हूँ। Margaret also अच्छा, तो recalled. यहाँ पर जो बाबा का भाषण था चंद लाइनों का, बहुत लंबा चौड़ा तो बाबा कभी ये नहीं करते थे, तो वो भाषण यहाँ पर बाबा का पूर्ण हो गया है। अब आगे चलते, तुम यहाँ ध्यान दो। Margaret also recalled the day's events, adding her distinctively witty voice to the more solemn accounts of the occasion. तो इस घटना को लेकर के और अधिक जानकारी के लिए मार्गारेट ने जो जो घटनाएं हुई, घटनाक्रम है, आगे क्या क्या होने वाला है इस कार्यक्रम में, इसको वो मार्गारेट की पाश्चात्य लोगों की पतली सी और एक आवाज रहती है ऊंची आवाज में, है ना, तो उस आवाज में मार्गारेट ने अपनी आवाज में सबको संबोधित किया, भाषण किया इस प्रसंग पर, मौके पर। Baba announced a grand opening of this place, which had acquired two rather shabby looking meditation huts and one or two other buildings, and invitations were sent out to some quite important persons, both political and social. तो वो कहती है जब ये जगह बाबा ने इस हेतु से ली गई है कि बाबा ने यहाँ घोषित किया वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र खोलने का, तो यह जगह को जब हम लिया तो यहाँ पर छोटी दो बिल्डिंग्स थी और एक बहुत शैबी ऐसी दिखने वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, और हमने सभी को इसमें इस महत्वपूर्ण प्रसंग में सम्मिलित होने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया। वो सामाजिक क्षेत्र से भी है, राजनीतिक क्षेत्र से भी है, सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित किया। Among those who agreed to speak were the Prime Minister, Diwan of Mysore, and most important lawyer from Madras, Iyengar. तो इनमें से जो यहाँ उनको प्राइम मिनिस्टर मतलब मुखिया ही कहा, राजा जैसा, दीवान मतलब राजा जैसे ही थे। ये मैसूर स्टेट अलग अपना था क्योंकि ये बिफोर इंडिपेंडेंस का है, स्वतंत्रता के पूर्व का यह है, और उस समय मैसूर अपना स्वतंत्र एक देश जैसा, राज्य जैसा था, तो उसका राजा जैसे दीवान की सिचुएशन थी, इसलिए उसने प्राइम मिनिस्टर कहा है अपनी भाषा में। वो कहती है कि मैसूर के दीवान जो है, इन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर भाषण करने के लिए अपनी अनुमति जताई है। साथ ही में जो महत्वपूर्ण एक वकील है मद्रास के, संपत अयंगार, हम जानते हैं बाबा के प्रेमी, घनिष्ठ प्रेमी थे, वो भी इस मौके पर भाषण करेंगे। We were also told to make ourselves presentable for this occasion. Norina managed to look quite elegant and, accompanied by Nadine, acted as hostess and received the guests. तो आगे मार्गारेट कहती है कि हम लोगों को बताया गया था इस मौके के लिए अच्छे से तैयार होना, मतलब एकदम रम्य या शिष्टता पूर्वक क्लोथिंग करना है, कपड़े एकदम शिष्टता औपचारिक ऐसे कपड़े पहनना है, तैयार होना है। और नोरिना मैचबेली ने भी अपने आप को एकदम सुंदर औपचारिक रम्य दिख रही थी, उसने भी ऐसा ड्रेसअप किया था। और नदीन टॉलस्टाय यहाँ पर सबका स्वागत करने के लिए थी। Everyone sat at one end of the piece of land while the important guest made speeches regarding the great spiritual need of such place being under direct guidance of Meher Baba. तो जिनको आमंत्रित किया था तो वो सारे एक तरफ बैठे थे, एक कॉर्नर में, जैसे कि फोटो हमने पिछले बार देखी थी इसकी पिछले हफ्ते। और जब भी जो आमंत्रित लोग थे, मेहमान थे, इन्होंने अपने भाषण दिए और इस समय पे समक्ष प्रत्यक्ष बाबा के मार्गदर्शन पे, इस प्रकार मार्गदर्शन में इस प्रकार के केंद्र की महान आवश्यकता सबने उजागर की। They spoke most enthusiastically.
तो उन्होंने बड़ा उत्साहपूर्ण भाषण किया सभी ने। At the same time that अच्छा, इसको एक बार देखिए, मैं इसको डाउनलोड नहीं किया, आप एक बार मेरा इसको पिन अप करके, या अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोगों को पिन अप करके, आप देख रहे हैं इस चित्र को। तो ये इसको अच्छे से देख लीजिए। ये गड्ढे में गिरी खाई में, मतलब गड्ढे में, छोटी खाई में या गड्ढे में ये कार कैसी एकदम मुंह के बल गिरी है। तो इस घटना को हम अब देखने जा रहे हैं, एक हकीकत को। at the same time that Baba's message was being read out, a rented red Morris automobile carrying attorney Sampaj Venkatapataya, his driver and one more passenger overturned in a ditch not far from Bairamangla after rear-ending two bullock carts laden with firewood. फायर, यहाँ तक रुको अभी। हाँ, तो इस समय जब बाबा का यहाँ भाषण चल रहा था, उसी समय में ये बाबा के खिलाफ जिसने कार्रवाई शुरू की थी, संपत वेंकट पतैया, उसके साथ और एक ड्राइवर था और एक व्यक्ति था, ऐसे तीनों मिलके उन्होंने मोरिस कार करके वहाँ पर किराए पे ली थी। अभी आपने देखा वो मोरिस कार है, गड्ढे में गिर गई। तो ये बाबा का भाषण चल रहा था, तब ये लोग वहाँ दंगा फसाद करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे थे। उसके लिए उन्होंने कार भी किराए पर ली थी। और जब वो आ रहे थे तो सामने से लकड़ी भरी हुई 2 बैलगाड़ी आई थी। तो इन्होंने उस बैलगाड़ी को डैश कर दिया, धड़क मारी, और धड़क मारने के पश्चात ये मोरिस कार जो है, वहाँ 4-5 फीट गहरा एक गड्ढा था, सीधा उसमें जाके गिर गए। ये बैरामंगला से ज़्यादा दूर नहीं था। बैरामंगला थोड़ा पास में आने के बाद ये घटना घटित हुई। आगे बढ़े। Venkat Pataya was on his way to disrupt the ceremony by distributing more pamphlets condemning Mayor Baba's work. Instead, the leaflets were distributed along the road and in the field. तो वहाँ पर जाके पूरा कार्यक्रम में अंधाधुंध करने के लिए वो लोग आ रहे थे। उसके साथ बहुत सारे पंपलेट्स भी थे कि बाबा के बारे में उल्टा सीधा, जैसे हमने पिछले बार देखा था कि ये ठग है, धोखेबाज है, लुबाड़ने वाला वगैरह वगैरह, चाल टर्न वगैरह, ऐसे भयानक शब्द उसमें उन्होंने बाबा को गाली गलौज किया था। तो लोगों को ये पंपलेट वितरित करने के लिए वो आ रहा था। तो ये जो पंपलेट है सारे हवा में, खेत खलियान में, वो गड्ढे में वितरित हो गए, क्योंकि गाड़ी उनकी पलट गई। Padri, who just happened to be driving past at the same time, photographed the scene. It was a serious accident, Merwan recalled, and he naturally rushed to help the people. Such were the ways of the Avatar, not only allowing the protest but also at the same time providing assistance to the protesters. तो उसी समय में वहाँ से पादरी काका आ रहे थे, तो उन्होंने इस घटना को देखा, तो उन्होंने उसका तुरंत फोटो लिया। अभी आपको दिखाया वो फोटो लेने के बाद, लेकिन क्योंकि ये एक्सीडेंट बहुत गंभीर था, इतनी गहराई में अगर कार गिर जाती है, वो भी एकदम मुंह के बल अगर गिरी है, तो उसमें कोई अच्छा रहने की कोई उम्मीद नहीं होती है। तो पादरी ने जैसा स्वभाव था वो उनकी मदद के लिए दौड़े। और मेहरवान कहते हैं कि पादरी ने उनकी मदद की। तो देखो बाबा के तरीके कैसे होते हैं। बाबा ने उनको विरोध करने का मौका तो दिया, विरोध करने दिया उसको। बाबा ने विरोध का विरोध नहीं किया, उनको विरोध करने दिया, लेकिन समय आने पर उन्हीं को रोक करके फिर उनकी मदद, उन्हीं के बाबा के विरोध में वो थे, लेकिन बाबा के ही आदमी ने समय आने पर उनकी कैसी मदद की। सच आर द वेज ऑफ अवतार, मेहरवान कहते अवतार के इस प्रकार से रीतियाँ रहती है। In point of fact, the Morris had already been involved in 4 mishaps that day, each one increasingly dire, in which they had first struck one bullock cart, then another, then a lorry, and then in an innocent pedestrian walking down the road, fleeing the scene without contacting the police. ओ,
तो इन लोग देखो कितनी गड़बड़ी की थी। ऑलरेडी उस दिन को उनको 4 बार जब निकले बैरामंगला जाने के लिए तो ये मोरिस कार का 4 बार एक्सीडेंट हो गया। तो इनको समझ के तभी वापस लौटना चाहिए था, तो ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने वो सीख नहीं ली। पहले तो 2 बैलगाड़ी के ऊपर वो उन्होंने डैश किया, 2 बैलगाड़ी को, एक ट्रक को ना, और एक चलते हुए आदमी को भी उन्होंने ठोकर मारी। और उसकी मदद करने के बिना चारों जगह से 4 लोगों को उन्होंने ठोकर मारी, लेकिन डैश करने के बावजूद रुककर पूछताछ करना चाहिए एज ए ह्यूमन। लगा क्या, कहीं खरोच आई क्या, क्या हुआ क्या नहीं, हमारी गलती हो नहीं हो, या आम रहता है। तो वहां रुककर उनकी पूछताछ करने के बदले हर बार ये लोग वहां से खुद ही धड़क मारी और खुद ही भाग गए थे। When the driver had suggested that the first accident might have been the result of Venkat Patayya's opposition to Meher Baba, the attorney replied, what rot, and ordered him to keep going. In the fifth and final accident, the Morris struck the 2 bullock carts at the same time and rolled down in an embankment and continued on for 50 more feet before coming to rest in a ravine. रेवाइन मतलब नाला। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब पहला एक्सीडेंट हुआ तभी वे वेंकट पतैया ने बोला कि अरे ये बाबा का विरोध करने का नतीजा है। तो वकील बोलता है क्या मूर्खता है, चलो चलो कुछ नहीं होता है, ऐसी सब बातें दिमाग से निकाल दो। अब जब उन्होंने बैलगाड़ी को धड़क मार के वो गए तो आगे वो कार घसीटती गई है और बांध जो था वहाँ पर एम्बांकमेंट मतलब बांध, एम्बांकमेंट मतलब बांध को लांग कर फिर आगे वो 25 फीट घिसते गई और फिर नाला में जाके ऐसे आपने जैसा चित्र देखा कि एकदम मुंह के बल या सर के बल बोल सकते हैं, वो रुक गई। None of the 3 men was seriously injured, but the Morris was a thorough wreck. Neither of the cart drivers was injured, although one bullock had to be pulled out from beneath the wreckage with a broken leg. तो इसमें आश्चर्यजनक रीत्या ये तीनों व्यक्ति में से वो वकील अयंगार और नॉट अयंगार, वेंकट पतैया, वकील और ड्राइवर, तीनों में से किसी को भी खरोच तक नहीं आई। इतना गंभीर अपघात में देखो बाबा ने उनको भी बचाया। लेकिन जो बैल था, एक बैल के पैर में फ्रैक्चर हो गया क्योंकि इतना सारा वो लकड़ियां धोके जा रहे थे ना, तो जब इसने डैश मारा तो सारा उसके ऊपर गिरा, वो बैल गिर गया तो उसको खींच के लाना पड़ा, जिसमें उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई बैल की। It was later determined that the steering mechanism had failed, causing the driver to lose control of the vehicle, sending it careening off the road. तो जैसे जांच हो जाती है हर एक्सीडेंट की, इसकी भी जांच हुई कि क्यों हुआ, तो पता चला कि उसका स्टीयरिंग व्हील ही जाम हो गया और वो काम नहीं कर रहा था, और इस प्रकार से ये कार ने एकदम छलांग लगाई और रास्ते के नीचे गई। In the meantime, the ceremony at Bairamangla continued uninterrupted until Donkin concluded. Baba finally blessed some laddus which Vishnu brought to him, and then were distributed to the crowd of villagers. तो इस दौरान यहाँ बैरामंगला ने बाबा का जो उद्घाटन का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम था बैरामंगला आध्यात्मिक केंद्र का, ये बिना व्यत्यय जारी रहा। और कार्यक्रम के अंत में जो किसी ने लड्डू बना के लाए थे तो बाबा ने सब लड्डू को अपना स्पर्श करके सभी को आशीर्वादित करके, इन लड्डुओं को उतने 4-5 हजार लोग, विलेजर्स, वहाँ देहात के लोग बैठे थे, इन सबको ये बाबा का हस्त स्पर्श हुए लड्डू को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। तो कितना मतलब इतने लोग इकट्ठा एक जगह पर मिलना, बाबा का काम हमेशा भीड़ में होता था या तो एकांतवास में होता था। इतनी सारी आत्माओं को उन्होंने आशीर्वादित किया, यूँ कह सकते हैं। उनको बाबा को देखने को मिला और बाबा के प्रसाद मिला, तो ये उनका और बाबा का संपर्क प्रस्थापित हो गया। भले वो आगे बाबा प्रेमी आप जैसा सब लोग कहते वैसे हो बने नहीं बने,
पर उनका और अवतार का संपर्क प्रस्थापित हो गया और निश्चित तरीके से किसी न किसी रूप से हर आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति डेफिनेटली आगे शुरू हो जाएगी। All of the invitees then went to the refreshments and Baba drove off. तो इस प्रकार फिर सभी आमंत्रित थे, उसके पश्चात रिफ्रेशमेंट के लिए गए और बाबा वहां से गाड़ी में बैठ के चले गए। Fireworks ended the show as the sun set. तो हमने देखा कि 4:30 बजे कार्यक्रम रखा था, वहाँ सूरज ढल रहा था, फिर आतिशबाजी भी की गई, फटाके भी बजाए गए। जैसे सूरज ढल रहा था तो फटाके आतिशबाजी से कार्यक्रम का अंत हुआ, समापन हुआ। Constructions began 2 days after the ceremony, and Baba established a new committee comprised of Easterners and Westerners. To the committee, assisted by Padri and Pendu, the men returned to the Bangalore every Sunday to meet the Baba and report of their progress. तो इसके पश्चात 2 दिन के पश्चात वहाँ पर का कार्य शुरू हो गया, बांधकाम शुरू हो गया और बाबा ने हमेशा के जैसे इसके लिए भी एक कमेटी स्थापित की जिसमें पौर्वात्य पाश्चात्य लोग भी थे और पादरी और पेंडू के ऊपर मुख्य जिम्मेदारी थे। ये लोग बैरामंगला में होकर स्वयं उस काम की देखभाल करते थे और हर इतवार को बेंगलोर जा कर के बाबा को सारी क्या प्रगति चल रही है इसके बारे में रिपोर्टिंग करते थे। जैसे कि हमने देखा आगे किसी किताब में इसमें पढ़ा, किसने पता नहीं, जैसे बेंगलोर से बाबा चले गए और आगे पादरी अकेले शायद वहाँ पर रह गए और इतनी दिक्कतें पादरी को आने लगी काम में कि फिर उन्होंने अपना शब्द टर्न डाउन किया वगैरह, क्या हुआ, फिर 9,000 का एक ड्राफ्ट लेके पादरी गए वगैरह वगैरह और बाद में फिर वो इतने तंग आ गए पादरी की, बाबा मेरे से ये होगा नहीं, इसको बंद कर दो। और इस प्रकार से ये बंद हुआ था बैरामंगला का कार्य। इसमें है कि कहाँ पढ़ा मैंने याद नहीं है, पर इस प्रकार है। तो आगे चलते हैं, अब एक नया चैप्टर खुलता है, अध्याय आइसक्रीम केक एंड क्रिसमस चेयर। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं इसको भाषांतर करने की, इसके लिए। हाँ। Despite the intensity of the attending to his mosque and war work and the establishment of new center, Baba began to invite the women to his room in the morning and evening to listen to the radio or so that they could discuss the day's events. तो बाबा का बहुत गहन कार्य चल रहा था। एक तरफ युद्ध का बाबा का कार्य चल रहा था, एक तरफ मस्तों का कार्य चल रहा था, एक तरफ सेंटर का कार्य चल रहा था। इतनी व्यस्तता में बाबा महिलाओं के लिए समय निकालते थे, उनको थोड़ी कंपनी मिले, इसलिए सवेरे शाम बाबा महिलाओं को थोड़े समय के लिए अपने रूम में आमंत्रित करते, बुलाते थे और रेडियो लगाकर उस पर वो लोग फिर जो भी घटनाएं दिन भर घटी है जैसे कि युद्ध की वगैरह वार्ताएं सुना करते थे। Unless Baba was in strict seclusion, his work never precluded the spiritual training of the ashramites, but he tempered the intensity of the work and lighter moment and celebrated a succession of birthdays throughout the latter months of 1939. वास्तव में केवल बाबा का जो एकदम कड़क एकांतवास रहता था, इसको छोड़ करके आश्रम में रहने वाले जो आश्रमवासी थे, इनका जो ट्रेनिंग एक तरह से अघोषित ट्रेनिंग चल रहा था, वो कभी रुकता नहीं था, केवल एकांतवास का समय छोड़ करके। और लेकिन कभी कभी बाबा उसकी तीव्रता कम करते थे ये ट्रेनिंग की, और हर एक के वहाँ जब तक ब्लू बस टूर चल रहा था, हर महिला का जन्मदिन मनाया जाता था। तो उस समय में उसकी थोड़ी तीव्रता कम करने के लिए, थोड़े लाइटर मोमेंट्स के लिए इस प्रकार से सभी के जन्मदिन मनाए जाते थे। अब ये करीब करीब 30 महिलाएं थी, तो वो कहती कि साल में कम से कम 2 बार तो कोई ना कोई जन्मदिन मनाया ही जाता था, है ना, स्वाभाविक है। मतलब 1939 के आखिरी महीने में ज्यादातर ये सब चल रहा था, जन्मदिन मनाने का सिलसिला। Donkin turned 28 on November 14 and Baba marked the occasion with cakes for tea. तो 14 नवंबर को डॉन्किन का 28 साल पूरे हो रहे थे, तो उसके जन्मदिन मनाया बाबा ने। उसका ये पहला जन्मदिन बाबा के साथ में था, अपने माता पिता को, घर परिवार को सब कुछ छोड़ करके आया था। जैसे कि अभी
शुक्रवार में हम डॉन्किन का चरित्र पढ़ रहे हैं। यदि किसी को पता नहीं है तो अभी जान लीजिए, दूसरे और चौथे शुक्रवार को रात को 7:45 को होता है। डॉन्किन का क्या पहला पूरा इतिहास था, वो बाबा के पास कैसे आए, बाबा के साथ के उनके पल। पाश्चात्य पुरुषों में से ये एक ही व्यक्ति थे तो अंत तक बाबा के साथ जुड़े रहे, बाबा के साथ रहे। उनका देहांत भी मेहराबाद में हुआ और बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद वो ज़्यादा टीके नहीं, 4 महीने में ही उनका देहांत हो गया, जबकि बाबा से वो काफ़ी कम थे उम्र में। तो ये होनहार बहुत होशियार था। डॉक्टर ब्रैट्स करके एक यूनिवर्सिटी है, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में। तो विंबलडन, आप विंबलडन सीरीज आप देखते होंगे, तो विंबलडन नाम का वहाँ पर शहर है, वहाँ पर बहुत बड़ी उनकी प्रॉपर्टी थी और उनका सारा परिवार जो धनिक परिवार से वो बिलोंग करते थे, पूरा परिवार माउंटेनियरिंग में गिर्यारोहक थे। डॉक्टर डॉन्किन ने कई गिर्यारोहण किए थे, उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। फोटो वर्तमान पत्र में उनके, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आते थे, मैगजीन्स में उनके इंटरव्यू आते थे, कई टीवी चैनल उनके इंटरव्यू लेते थे, क्योंकि कई सारे गिर्यारोहण वहाँ के सभी पर्वतों के उन्होंने, आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड का वो भी उन्होंने काबिज किया था। साथ ही में 1400 मील की दूरी सहारा जो रेगिस्तान है, उसमें 1400 मील की दूरी डॉक्टर डॉन्किन ने ऊँट की पीठ पर बैठकर की थी, तो वो भी बहुत खतरनाक था। और इसके पश्चात उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली थी। वहाँ पर पानी नहीं, 13 दिन कैसा रहने का। तो जो अरब वहाँ के थे वो कहते हैं कि उस पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, तो ऐसे हाल, गर्मी इतनी ज़्यादा, रेगिस्तान में पानी बिना नहीं रह सकते हैं। एक एक पल जीवन के लिए मुश्किल का था। उस समय में वहाँ के जो अरब थे तो खाना उनको क्या देते थे, तो जो रेती है उसमें जो चूहे मिलते थे और जो छिपकलियाँ मिलती थी, इनके गले काट करके वो इनको देते थे, फिर इसको भून करके वो लोग खाते थे, अपनी प्यास बुझाते थे, भूख मिटाते थे। तब उस हालात में भी डॉन्किन उन प्राणियों के बारे में सोच रहे थे, इतना छोटा जीव है, इसको खा के तो हमारा पेट नहीं भरने का, तो उसको क्यों मारने का। तो ऐसे मतलब उसी समय में जीवन मृत्यु सब कुछ उन्होंने शायद देख लिया था अंदर कहीं, तो उनके तार छिड़ गए थे। तो ये बहुत अद्भुत है उनका। इतना मतलब लग्जरियस लाइफ छोड़ के उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। बाद में उनके काफ़ी सारे, जब वो यात्रा करके वापस गए विंबलडन, तो उनको लंदन में प्रसिद्धि मिलना एक आसान बात नहीं है। अभी कई सारे उनके फोटो टंगे हुए हैं। वो जो अल्पाइन क्लब है वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध क्लब है, उसमें उनके फोटो लगे हुए हैं। वो रेगिस्तान में भी वो स्केचेस करते थे डॉन्किन, पेंसिल से सुंदर स्केचेस उनके वहाँ पर अभी भी टंगे हुए हैं। तो इतना सब शोहरत सब कुछ था, क्या नहीं था। वो छोड़कर वो बाबा के साथ रहने के लिए, आश्रम का जीवन जीने के लिए आए। आप थोड़ा सोच लीजिए, क्या हम ये कर सकते? ये कितने महान त्याग और कैसा आत्मा होगी ये। क्योंकि उनकी डायरी में भी आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा किसी में झमेले में नहीं, वो और बाबा, और इतना बाबा ने भी उनको प्रेम दिया। तो अपनी पढ़ाई छोड़ करके, जैसे बाबा को उन्होंने प्रॉमिस किया था, जहाँ गांधी जी भी अपना वचन नहीं निभा पाए, वहाँ ये पाश्चात्य लड़का बाबा से कहा था कि मेरी पढ़ाई होते ही, बाबा से पूछा मैं पढ़ाई करूँ, बाबा ने हाँ कहा। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और ये ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते बाबा के दोनों भी एक्सीडेंट के बाद में उनकी बहुत मदद हुई है। बाबा की वेदनाएं उनसे सही नहीं जाती थी, और इस प्रकार से वो बाबा में एक हो गए थे कि बाबा की वेदना कम करने के लिए हर प्रयास वो करते थे। कल ही वो वीडियो डाला है, बी विथ बाबा ग्रुप में भी डाला है, और ब्लू बस टूर में भी डाला है, ज़रूर उस वीडियो को भी पढ़ना। तो इस प्रकार के डॉक्टर डॉन्किन का जीवन बहुत अद्भुत था, और इसी जिसके बारे में बहुत कम हमें बाकी बाबा लिटरेचर में पढ़ने मिलता है, क्योंकि वो शांत नेचर था उनका। तो इसके लिए वो जो किताब है आई हुई, नई किताब आई हुई है, स्लेव ऑफ लव करके, उनके जीवन पर आधारित, तो वो हम दूसरे और चौथे शुक्रवार को पढ़ते हैं। जिसको जानना है वो जुड़ सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, कि इस प्रकार से अभी आश्रम में आने के बाद ये पहला जन्मदिन था डॉक्टर डॉन्किन का, अपने परिवार को छोड़ करके।
तो जाहिर था उनके लिए बाबा ने ये सब बड़ा चाय और केक के साथ उनका बर्थडे बाबा ने मनाया। देखो कैसे बाबा भी ह्यूमन साइड ऑफ गॉड, जो संवेदनशीलता है कई बार हमको देखने को मिलती है। Meherwan's ninth birthday was celebrated on November 22 when he was treated with his favorite meal, plain dal, rice and spinach. 22 नवंबर को मेहरवान जैसा वाला का 9वां जन्मदिन था। छोटा बच्चा देखो कितने दिन से आश्रम में रह रहा है उस हालात में, अब उसका 9वां जन्मदिन था तो उसको फीस्ट क्या बनाई गई, तो प्लेन दाल, सीधी तड़का भी नहीं, प्लेन दाल, राइस और पालक की भाजी, है ना। तो इसकी घटना आपने वीडियो में देखी होगी, अब यहाँ हम सुनेंगे उसी घटना को। When my birthday was approaching, Baba asked my mother what I might like to eat for the special occasion. Baba, she said, he likes plain rice, dal, and spinach. Silly, Baba retorted. You are spinning yarns. No child would like plain rice and dal and spinach as his best dish. तो जैसे मेहरवान का जन्मदिन नजदीक आ रहा था तो बाबा ने उसकी माता से पूछा कि अब मेहरवान का जन्मदिन है, हम मनाएंगे, उसको क्या पसंद है वो बनाएंगे, क्या पसंद है उसे। तो गाय माई ने बताया कि उसको प्लेन दाल और राइस पसंद है। तो बाबा बोले ये क्या है, तुम केवल मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। कोई बच्चा, वो भी छोटा बच्चा ना, सभी को तो मिठाई कितनी पसंद है, चॉकलेट, मिठाई, केक सब पसंद रहता है। तो बोलते ऐसा व्हाट सीली, ऐसा कोई केवल दाल राइस पसंद करता है क्या कोई बच्चा। कहा थे आप, उंगली रखो तो मुझे, तुम ऐसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा थोड़ी ये डिश थोड़ी पसंद करेगा। तो फिर गाय माई बोलती है ऑल राइट बाबा, वो आएगा तो आप खुद ही उसको पूछ लेना। तो बाबा देखो कितना चतुराई से, ये वीडियो आप जरूर देखना इसकी भी, मेहरबान की, इतना सुंदरता से वो बता रहे, इतना महत्वपूर्ण ये वैशिष्ट्य बाबा का था। ही वॉज ऑल नोइंग, सब कुछ जानते थे, और फिर भी ही वॉज इग्नोरेंट, अज्ञानता का भी ऐसा, लेकिन वो ढोंग नहीं था, इतनी सहजता थी उस अज्ञान में, इग्नोरेंट होने का भी एक सहजता थी कि उसको मतलब बहुत ही जो ह्यूमन इग्नोरेंसी है, जो कि वो मनुष्य के रूप में आए, तो वो इग्नोरेंसी का पार्ट मनुष्य का भी वो इतना परफेक्शन, क्योंकि ही इज द परफेक्ट मास्टर ना, तो इतना परफेक्शन के साथ वो पार्ट भी अदा करते थे। मेहरबान से मुख से वो सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। So Baba told Mani, when Meherwan comes from school, see that he does not meet his mother. You catch him first and ask him what is his favorite dish. तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ने, मनी जो बहुत धूर्त थी, बहुत प्रैक्टिकल थी, बहुत होशियार थी, बाबा उसके लिए सब कुछ थे, बहुत प्यारी थी। तो उस समय करीब 21 वगैरह की उम्र मनी की थी। तो मनी को बाबा ने बुलाया और मनी को बताया, एक काम के लिए डिप्यूट किया। बाबा ने मनी को बताया कि देखो अभी जैसे मेहरवान आएगा ना स्कूल से, तो तुरंत तुम उसको पकड़ लेना, उसके माँ को पहले मिलने नहीं देना, वो माँ को मिलने के पहले तुम उसको मिलना और उसको मेरे पास लेके आना, ऐसा कुछ मतलब वीडियो में है, उसको पूछ लेना, यहाँ पर लिखा है पूछना, वीडियो में लिखा है कि बाबा के पास उसको लेके गई मनी, तो उसको पूछना कि तुमको क्या पसंद है, कौन सी डिश तुमको पसंद है। Mani caught hold of me as soon as I returned from school, so that my mother did not have a chance to see me and instruct me. Baba was sure that my mother was making up things just to please him. Baba would feign ignorance in such instances. Not feign really, he was all ignorance at the same time. He was all knowing, also all poured together in same way that we can never fathom. But एक मिनट रुक जाओ, अच्छा ये किया क्या मैंने, नहीं तो बाबा को ये बाबा को ऐसा लगा कि केवल बाबा को खुश करने के लिए मेरी माता कोई मनगढ़ंत कहानी बता रही है। तो फिर बाबा ने मनी को कहा कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए उसकी माँ को मिलने का, और फिर मेरे पास उसको ये करना। बाबा मेहरबान कहते हैं कि बाबा इस प्रकार से बहाना करते थे अज्ञानता का,
कि हम उसकी गहराई नाप ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि ये बहाना भी नहीं था, हम उसको बहाना भी नहीं कहते, नाटक भी नहीं कह सकते। वो अज्ञानता, इग्नोरेंस इतना बखूबी और सहज होता था कि एक ही समय वो ऑल नोइंग भी थे, सर्वज्ञ थे भी, और ऑल इग्नोरेंट भी थे, अज्ञान भी थे, सर्वज्ञ भी थे। क्यों? क्योंकि वो तो अवतार है, तो सर्वज्ञ रहेंगे। साथ ही में अब मनुष्य देह में आए हैं तो अज्ञानता रहेगी मनुष्य के जैसे। तो एक समय में ये जो दो पहलू बाबा के दिखाई देते थे, वो बहुत सुंदर पहलू, मतलब मेहरबान उसको बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि ये दोनों इस प्रकार से एकत्र होते थे कि हम उसकी कभी भी नाप ही नहीं सकते थे। कभी नहीं कह सकते थे कि मतलब हम यकीन करते थे कि इस बाबा को पता नहीं है, और हालांकि उनको पता भी होता भी था और नहीं भी होता था। तो ये हमारी समझ के परे है, इसलिए वो कहते वी कैन नॉट फैथम इट। But he functioned in that way. It was most natural, and that's why he was so approachable and so lovable. वो कहते कि ये रियली इसी प्रकार से बाबा कार्य करते थे, ऑल नोइंग स्टिल इग्नोरेंट। लेकिन वो कहते हैं इस प्रकार से वो इतने नेचुरल थे, इतना स्वाभाविक थे और इग्नोरेंट थे, तभी हम सब उनके पास रह पाए, नहीं तो हम नहीं रह सकते थे, नहीं टिक सकते थे। और इसी कारण से वो इतने अप्रोचेबल थे, हम कभी भी उनके साथ मस्ती मजाक कर सकते थे, और इतना प्रेम भी, लवेबल भी थे, इतना प्रिय भी थे, इस अज्ञानता की सहजता के कारण। Because he was on our level, as totally ignorant as we were. तो ये हमारे स्तर पर थे, जिस प्रकार से हम अज्ञानी हैं, वो भी उस अज्ञान को जताते थे। He was actually that and yet all knowing. वो वास्तव में अज्ञानी थे और फिर भी सर्वज्ञ थे। It was a heady combination that would spin anyone's intellect around if they tried to understand what it is all about. It is just unfathomable. तो वो कहते हैं इतना ये अद्भुत कॉम्बिनेशन था, सर्वज्ञ होते हुए भी अनजान बनना, अज्ञानता दिखाना या जताना या अज्ञान होना, कि ये किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का सर घुमा देगा। लेकिन ये समझ के परे था, और फिर भी वो जस्ट अनफैथमेबल था। इसकी गहराई हम नाप नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते, हमारी समझ से और बुद्धि से परे ये था। So Mani caught hold of me, and upon her inquiry, I said that I liked plain rice and dal and spinach most. So she went to Baba with that information, and he said, "What an insipid kid he is." So we had dal and rice and spinach for my brother feast that year. My birth Madhya, my birthday. and And really, when you come to get the taste of it, just put your finger. there is nothing like dal and rice. If you put your finger, it's easy for me also where you are reading. So ये मेहमान स्कूल से आते ही मनी ने उसको पकड़ लिया और फिर उसको पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, ये क्या पसंद है, क्या पसंद है। मनी में क्या आवाज़ आप लोगों को याद है ना। तो फिर मेहमान ने कहा मुझे सिंपल दाल राइस और स्पिनच बहुत पसंद है। तो फिर उसने जाके बाबा को बता दिया कि बाबा वो कहता है दाल राइस और स्पिनच पसंद है। तो बाबा बोलते क्या निरस लड़का है, दाल राइस चलो ठीक है, दाल राइस स्पिनच बताओ बनाओ। तो उसके जन्मदिन पर फीस्ट किसकी थी, तो दाल राइस और पालक की फीस्ट उसके जन्मदिन पर थी। इस प्रकार से उसका जन्मदिन मनाया गया। और उस वीडियो में वो कहते हैं कि कुछ लोग नाराज़ हो गए क्योंकि उनकी बर्थडे की फीस्ट चली गई। और वो कहते हैं कि वास्तव में वो इतना मतलब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे, वाट पास उनकी मुलाकात ले रहा है। तो मेहरबान उनको बताए रियली यू बिलीव मी, आप टेस्ट करो एक बार, आपको इसका चस्का लग गया तो आपको इसके सामने कोई भी टेस्ट पसंद नहीं आएगी। ये कितना भी आप अच्छा बाहर का हेवी खाना खाओ, कभी ना कभी आप उस खाने से तंग आ जाते हैं। लेकिन दाल राइस जैसा सिंपल खाना आप रोज भी खाओगे तो आप कभी तंग नहीं आते। उसकी एक अपनी अच्छी टेस्ट है। वो कहते हैं कि
इसके दाल राइस जैसा कुछ भी नहीं है इस विश्व में। देखो ये संतों के, बाबा से पूछा था कि संत कैसा होता है, तो बाबा ने कहा था मेहरबान जैसा। तो ये संतों के लक्षण है, उसको सिंप्लिसिटी बचपन से पसंद है। Margaret celebrated her 45th birthday 4 days later. Money तो who 4 दिन के बाद, अब देखो पहले किसका जन्मदिन हो गया, डॉन्किन का, फिर मेहरबान का, अभी किसका, मार्गारेट। 4 दिन बाद मार्गारेट का 45वां जन्मदिन आ गया। Money, who turned 21 on December 10, recalled the practice of refighting that enabled रीगिफ्टिंग। regifting that enabled the woman to have something special to give one another. तो 10 दिसंबर को मनीमाई का जन्मदिन, तो फिर उस दिन मनीमाई का 21 साल लग रहा था। तो उसको याद है कि जब भी किसी का भी जन्मदिन होता था तो ये महिलाएं आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देती थी। अब सोचने और देखने की बात यहाँ पर ये आती है, इनको बाहर का जगत का कोई पता नहीं, हवा ही नहीं बाहर के जगत की जो बाबा दिखाएंगे। जहाँ तक कि हमने देखा कि अगर म्यूजियम भी देखते तो एक तरफ देखते हैं कि खाली नीचे देख के चलो करके बाबा ने बोला था हमको म्यूजियम में भी। और इनको ना ही खरीदारी की अनुमति थी, ना ही कोई चीज़ें मंगाने की अनुमति थी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को गिफ्ट देती थी छोटी मोटी। तो वो किस प्रकार देती थी, तो इतना मज़ेदार इसका अकाउंट मनी ने लिखा है, पहला वो पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। कंटिन्यूअस अच्छे से पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लो। There were a lot of us, over 30 women. Each one's birthday was to be celebrated, so that there was a birthday celebrated practically every week. तो वो कहते हैं हम 30 लोग थे और हर एक का जन्मदिन मनाना है, तो अंत में ज्यादा जन्मदिन थे। तो वो कहती कि हर ऑलमोस्ट हर हफ्ते किसी न किसी का जन्मदिन मनाया जाता था। Each had to give a present to the birthday person. प्रत्येक को जिसका जन्मदिन है उसका गिफ्ट देनी पड़ती थी। There was no freedom to shop. We could not go out shopping to buy presents, and besides, we never had money to use. तो हम बाहर जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। We could not ask anyone to bring presents either. हम किसी को बोल भी नहीं सकते थे कि प्रेजेंट लेके आओ। But from whatever the Westerners had given or we had made, we started giving out presents. तो जैसे हमने देखा कि बाबा के बाल, बाबा के नाखून या किसी भी चीज से इन लोगों की अदाकारी, कलाकारी बहुत महान थी। हर कोई छोटी मोटी चीज से वो कोई ना कोई अच्छी ब्रोच बनाना, ये बनाना बना लेते थे प्रेम से। और जो कोई वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य महिलाएं उनको देती थी, वो संभाल के रखती थी कि किसी के जन्मदिन में मैं किसी को दे दूंगी, या ये स्वयं कुछ बनाएंगे तो वो दे देंगे। और क्या देने के लिए था, आगे मजेदार प्रसंग है। When you got 30 presents in your birthday, you hoarded them as you knew you had to give back to the others. It was a circulation and exchange. After a while, the delight was that you were getting back your own presents. Once my scarf came back to me, for example, then I would not remember that Elizabeth had given me something else. So her present would go back to her on her birthday. तो ये लोग क्या करते थे कि वो कहती है कि अब मेरा जन्मदिन है तो मुझे इतना 30 लोगों से गिफ्ट मिलेगी, तो हम लोग उसका संचय करके रखते थे, संभाल के रखते थे, क्योंकि हमको पता था आगे दूसरे का जन्मदिन आएगा तो देना पड़ेगा, खरीद नहीं सकते, पैसे नहीं है, तो यही हमको मिली हुई गिफ्ट हम संभाल के रख के उनके जन्मदिन पर उनको, तो वो कहती है कि इस प्रकार से एक सर्कुलेशन होता था, वही गिफ्ट की चीजें आपस में, आप लोग सुन रहे, सर्कुलेट होती रहती है। वो कहती थी कि कभी कभी अपनी खुद की गिफ्ट की हुई चीज ही हमको वापस गिफ्ट में आ जाती थी, तो हमें आनंद आता था। वो कहती है कि एग्जाम्पल के लिए कि मैंने दिया हुआ स्कार्फ ही मुझे वापस आ गया गिफ्ट करके किसी को। तो इसी प्रकार से इतने 30 लोग हैं तो कभी कभी याद भी नहीं रहता था कि एलिजाबेथ ने क्या दिया था। फिर जब सर्कुलेशन में आता तो एलिजाबेथ की चीज ही एलिजाबेथ को वापस चली जाती थी। Money hated the cheap, heavy Indian blankets that the Easterners used
So Elizabeth, the only woman who always seemed to have some money at hand, gave her a beautiful lightweight blanket for the Bangalore birthday. It तो ये एलिजाबेथ जो थी ये बहुत अधिक संवेदनशील थी और बहुत उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहता था। बिना डाम डोल, बिना एडवर्टाइजमेंट और बिना कहे पूछे वो बराबर अपना कार्य करती थी। तो मनी को जो है हमारे यहाँ, जैसे आप एमपीआर में देखते होंगे, डी हॉस्टल में, अभी डी हॉस्टल में पहले तो सोलापुरी चादर देते थे, अभी ब्लैंकेट देते हैं क्या मालूम नहीं। जैसे कि एमपीआर में ब्लैंकेट देते हैं, वो जो इंडियन ब्लैंकेट है मुझे भी पसंद नहीं, तो मनी माई को बिल्कुल पसंद नहीं होता था वो इंडियन ब्लैंकेट। तो ये बात नोट की थी एलिजाबेथ ने। तो एलिजाबेथ ने इतना सुंदर हल्का फुल्का मऊ ब्लैंकेट उसके लिए, और एलिजाबेथ के पास एक एलिजाबेथ ही उनमें थी जिसके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसा हुआ करता था, लेकिन वो अपने लिए नहीं खर्च करती थी। जैसे हम देखते हैं कि बाबा के लिए किसकी कुछ ज़रूरत है, उनके उनके लिए वो बराबर दिमाग लड़ा के वो चीज़ें लाती थी। It was like a wish fulfilled, Mani said. It was so precious that I had covered it in a sari. She also got to keep it rather than having to pass it on to the women or to the muss. तो, तो मनी कहती है कि उसने जो एलिजाबेथ ने उसको एकदम हल्का लाइट वेट ब्यूटीफुल सुंदर और मखमली एकदम सॉफ्ट वाला ब्लैंकेट दिया, तो मनी को बहुत बड़ी खुशी हुई। तो उसको लगा कि अरे मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो उसको बहुत संभाल के रखती थी ये ब्लैंकेट को, उसने साड़ी के अंदर लपेट कर रखती थी और बोलती है कि ये मैं किसी को नहीं दूंगी वापस गिफ्ट में, कि जब तक मुझे ये किसी मस्त को, या बाबा खुद ही मांगते हैं तो किसको देना पड़ेगा, तो नहीं तो मैं किसी को नहीं दूंगी। इस प्रकार से उसने वो अपने पास रख लिया था। Elizabeth noticed things, Many concluded, like seeing someone's chipped cup or blanket that was too worn. Keeping that in mind, she gave that as a birthday present. तो शी वॉज सो थॉटफुल। बाकी समय में एक दूसरे को कुछ देना अनुमति नहीं थी, बाबा गुस्सा होते थे। तो वो बहुत उसका निरीक्षण बहुत अच्छा था और संवेदनशीलता भी थी कि दूसरा कौन सी स्थिति में है, उनको क्या ज़रूरत है। तो वो देखती थी कि किसी का मग टूटा हुआ है या किसी का चम्मच तिरछा हो गया है, चिमट गया है, वो ध्यान रखती थी, वो चीज़ें खरीद कर रखती थी। उस व्यक्ति का बर्थडे तक इंतज़ार करके उसको बर्थडे में ऐसी चीज़ें देती थी कि जो उनकी ज़रूरत की रोज़ाना की चीज़ें थी। Though we could not go out unless Baba took us somewhere, Elizabeth could shop. अच्छा, हम लोगों को बाहर जा कर के कोई हम खरीदारी नहीं कर सकते। जब तक बाबा हमें स्वयं ले जाएंगे खरीदारी को तभी कर सकते थे, लेकिन एलिजाबेथ शॉपिंग कर सकती थी। Her generosity was never spoken of. ये बहुत दिलदार थी, लेकिन इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती है, ऐसा मनी कहती है। Baba treated Mani and the other women to special lunch, followed by ice cream, after which they went out in the bus for half-hour visit to Lal Bagh Botanical Garden. तो मनी के जन्मदिन पर बाबा ने सभी महिलाओं को खास लंच दिया, स्पेशल खाना दिया। बाबा की बहन थी आफ्टर ऑल वो छोटी, और फिर उनको आइसक्रीम भी दिया। उसके पश्चात एक आधे घंटे का उन्होंने सफ़र किया और लाल बाग बोटेनिकल गार्डन देखने के लिए वो गए। शायद बेंगलोर में होगा लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, बेंगलोर वाले बता दे। हाँ अभी भी है ना? है ना, कहाँ पर है? seen that. अच्छा, लाल बाग बेंगलोर में है लाल बाग बोटेनिकल, विधानसभा के पास है। ओके, विधानसभा के पास बोटेनिकल गार्डन है, देख सकते हैं आप। During the evening, Katie, Margaret, Meru, and Manu serenaded Mani in Gujarati. तो शाम को केटी ईरानी, मार्गारेट क्रास्क, मेहरू और मनु ने मनी के लिए स्तुति गान गाया गुजराती में। Now that she had reached the age of majority, Mani was required to sign a legal document before magistrate. तो अब उसको मतलब मेजर हो गई ना, 21 साल की हो गई, तो पता नहीं ये क्या उस समय में था,
अभी जैसा अपना है बनता है आधार, तो उस समय क्या पता नहीं, वो कहती है कि क्योंकि वो मेजर बन गए हैं तो मैजिस्ट्रेट के सामने उनको कोई पेपर्स दस्तखत करने थे. Chanji drove her to the judge's office in Bangalore, accompanied by Shirin Mai. तो जज के ऑफिस में लेकर के गए उसके लिए चांजी उसको कार में, और साथ में शिरीन माई भी गई. It was a short journey that felt like a bona fide adventure after her 7-year seclusion. जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ी सोचो, कल्पना करो, 7 साल वो सिक्लूजन में, छोटी लड़की. सातन की 14 साल से ये छोटी लड़की एकांतवास में थी, है ना. जो उम्र रहती है खेलने घूमने की, तो ये 7 साल बाद इस प्रकार वो बाहर कार में गई, तो वो कहती है मुझे एकदम एडवेंचर, कुछ साहस कर रही है ऐसा लग रहा था. It was a great event for me, she later recalled. An outing, an impossible thing. You have no idea what it meant. In the car, all by myself, my with mother. वो कहती out- है कि बाप रे, मेरे लिए कितनी अद्भुत सुंदर खुश वाली चीज थी कि बाहर आउटिंग के लिए अकेले जाना है, वो भी कार में, साथ में मम्मी है. वो अपने माता को बहुत प्रेम करती थी मनी, और वो भी बाहर मैं जा रही, तो वो बड़ी खुश थी कि इतनी अद्भुत चीज हो गई करके. Shirin Mai, who was finally coming to. वो कहती आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते मेरी खुशी का ठिकाना. देखो छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ना उस समय में. Shirin Mai, who was finally coming to terms with her son's status as God, even asked Baba's permission to treat money to cakes and tea during their day on the town. She also took her daughter shopping and they purchased a length of wool tweed for a new coat. तो अब तक शिरीन माई अपने बेटे को समझ गई थी और स्वीकृत किया कि मेरा बेटा ईश्वर है, मान रही थी, उनकी आज्ञा ये पालन करने की कोशिश कर रही थी. तो उसने बाबा से परमिशन ले ली. ये भी एक बहुत मतलब देखने वाली बात है कि माता ने अपने बेटे से अनुमति ले ली अपनी बेटी को ट्रीट करने के लिए उसके जन्मदिन पर. Isn't it beautiful? बाप रे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. तो मुझे तो ये बहुत मतलब ये लगा. तो शिरीन माई ने बाबा से अनुमति ली कि अब मनी का जन्मदिन है तो मैं उसको बाहर ले ही जा रही हूँ दस्तखत करने के लिए पेपर. और फिर बाबा की अनुमति से उसने उसको केक खिलाया, आइसक्रीम खिलाया, और उन लोगों ने थोड़ी शॉपिंग भी की और थोड़ी ऊल ले ली. पहले ज़माने में ऐसा 2 सुई पर हम बुनते थे स्वेटर, तो एक स्वेटर बुनने के लिए. Early in December, Baba had asked the women to break into groups of five to prepare a series of 5 skits presented over 5 days, followed by another series for Christmas Day to be performed in the upstairs ballroom. तो बाबा ने महिलाओं को दिसंबर में बताया कि 5-5 के ग्रुप में आप विभाजित हो जाओ. 30 महिलाएं थी और 5 स्किट आपको करने हैं दिसंबर माह में. जैसे कि हमने देखा बेंगलोर में लिंक्स में ये रहते थे और ऊपर की मंजिल में मेहरा और मनी रहती थी. उसी के सामने एक बॉलरूम जैसा उन्होंने जो बनाया था, तो उसमें पूरा लकड़ी का फ्लोर वगैरह था, ये बड़ा हॉल था, तो उसमें ये स्किट होने वाले थे. तो बाबा ने उनको कहा कि 5 दिन हो गए, 5 हर दिन एक नया स्किट प्रेजेंट करना, मतलब 5 स्किट बनाने हैं और 5-5 में ग्रुप में विभाजित होना है. और दूसरी सीरीज ये है प्रेजेंटेड ओवर द 5 days फॉलोड बाय अनदर सीरीज ऑफ क्रिसमस डे. दूसरा क्रिसमस डे में एक होगी टू बी परफॉर्म, ये बॉल रूम में बनेगी. आगे Adri somehow conjured footlights, which she set up at one end of the ballroom to suggest a stage, while the adjoining bedrooms served as wings and dressing rooms. तो हमने देखा कि ऊपर 2 बेडरूम थी, एक में बाकी महिलाएं, एक में मनी मेहरा रहती थी, सॉरी. तो उसमें ये जो रूम्स थे वहाँ पर उन्होंने विंग्स जैसा या ड्रेसिंग रूम जैसा उसका उपयोग किया. ये जो बॉल रूम थी
तो उसको पादरी काका ने किसी प्रकार से, पादरी काका वॉज अ जेम, वो कढ़ाई काम बोलो, ये पेंटर का बोलो, कारपेंटर का बोलो, बिल्डिंग का बोलो, हर काम में वो माहिर थे। और जो उपलब्ध है उसमें से दिमाग लड़ा के बहुत सुंदर आज का जो पूरा मेहराबाद उनका बसा हुआ है वास्तव में। तो एनीवे, तो पादरी काका ने क्या किया, वो बॉल रूम को किसी तरह से जुगाड़ करके जादू कर दी, और नीचे उन्होंने फ्लड लाइट्स जो रहते हैं उस प्रकार से उन्होंने फुट लाइट्स बना दिए वहां पर। Baba always asks us to do these plays, Rano observed, because said it delighted his mood sometimes when he might have been working rather seriously. तो इस प्रकार के हमेशा ये बाबा प्ले करने के लिए कहते थे, हम लोग भी कहते थे, रानो लिखती है, क्योंकि इस प्रकार से जो बाबा का गहन बहुत काम का बाबा पर बोझा रहता था, और इस प्रकार के स्किट करने से थोड़ा सा उनको एक मनोरंजन होता था, लाइट मूड हो जाता था और उनके बहुत गहन कार्य में। और वो कहती कि हम इसी तरह पे किसी तरह से बाबा को हंसाने की हम कोशिश करते थे। स्किट कितना अच्छा बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं था, पर वो स्किट में किसी तरह से हम बाबा को किस तरह से हंसा पाएंगे ताकि उनको मजा आएगा, इस तरह से हम स्किट बनाते थे। So we always try to put on something for Baba that would be of comic nature that would make him laugh. In fact, there were some times that Baba would laugh so much that he would have to hold his face because naturally not being able to express that laughter outwardly, his face would hurt. So then we would try to soft pedal what we were doing so Baba's face would not hurt too much. तो राणो के लिए लिखती है कि बाबा इतने हंसते थे, कभी कभी पूरे बाबा के गाल लाल हो जाते थे, पेट हिलता था, बाबा पूरे हिल जाते थे। लेकिन अधिक हंसी आने से फिर एक तो आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, आपने मौन में इसका अनुभव किया होगा, तो एकदम मुख दबाने जैसा, तो ये पूरा दर्द करता है। तो बाबा अपना चेहरा दबा के रखते थे, इतना हंसते थे तो उसका दर्द सहन नहीं होके वो अपना मुख दबा के रखते थे, क्योंकि मुंह खोल के आवाज निकाल के वो हंस नहीं सकते थे। तो वो कहती थी कि हम जैसा देखते हैं कि बाबा बहुत हंस रहे तो उनका और ज्यादा मुख नहीं दर्द करे, इसलिए मैं हम लोग जो भी कुछ करते थे उनको हंसाने के लिए थोड़ा सा फिर हम स्लो कर देते थे। When the day of the performance arrived, so many had been given parts that only Baba Mehra and handful of other women made up the audience. तो वो कहती है कि जब परफॉर्मेंस का दिन आया स्किट पेश करने का, इतने लोगों को उसमें सम्मिलित किया गया था कि ऑडियंस में केवल बाबा, मेहरा और थोड़ी सी महिलाएं जो बूढ़ी बुजुर्ग या बीमार थी वो केवल ऑडियंस बन करके रह गई, और कोई ऑडियंस था ही नहीं क्योंकि सभी ने तो हिस्सा लिया था। May everyone recall that when several skits were performed one after another, the actors came out and joined the audience when their turn was over, and everyone wanted to be in the first skit because the audience was smaller and therefore less intimidating. तो मेहरबान कहते हैं कि जिसका रोल हो जाता था वो आ करके फिर ऑडियंस में बैठ जाता था, और हर किसी को पहले स्किट में भाग लेने की इच्छा थी ताकि आगे का वो देख सके, और उस समय दूसरा पहले स्किट में वो भाग इसी भी लिए हिस्सा लेना चाहते थे कि ताकि फिर उस समय में ऑडियंस कम है तो एक जो प्रेशर रहता था, ये भयभीत हो जाते थे। इंटिमिडेटिंग मतलब भयभीत करने वाला माहौल नहीं होता था, केवल बाबा मेहरा और चंद महिलाएं, तो थोड़ा प्रेशर कम होता था। इसीलिए मेहरबान कहता है कि हर महिला पहले स्किट में हिस्सा लेने का जिद करती थी। सॉरी। Their most elaborate production was a two-act play set in Africa, written and directed by Mani. Rano acted as a dresser and props manager, defoliating the compound of leaves, vines, grass, sticks, and palm fronds for jungle scenery. तो मेहरबान कहते हैं यहाँ पर कि उनका पहला जो एक इन डिटेल प्रोडक्शन था
ये स्किप था, वो अफ्रीका का सीन था। ये सब सीन लिखना, डायलॉग लिखना, किसको कौन सा रोल देना, किसको क्या डायलॉग देना, और उसका पूरा डायरेक्शन कौन करता था? बताए आप लोग, बोले कौन? लिखो कोई। मनीमाई करती थी। ये इतनी कम उम्र से 10 साल की भी नहीं थी जब वो नासिक में थी, तब से मनी ये काम करती आई है। बहुत ही गजब की बुद्धिमत्ता मनी की, कल्पनाशीलता, उसका जो लालित्य था, लाजवाब। इतनी चतुराई, इतना मतलब व्यासंग, ये जो है बिना बाहर का जगत की हवा नहीं, और फिर भी ये कल्पकता कितनी चाहिए। एक सीन लिखना नहीं, 5-5 सीन लिखने हैं, डायलॉग लिखने हैं, किसको क्या देना है, सब ये काम मनी किया करती थी। और वो कहता है कि पहला उनका सीन अफ्रीका का था, और जो प्रॉपर्टी मतलब क्या कि सीन खड़ा करना है, वहाँ कोई फर्नीचर है, पर्दा है, मेकअप है, ये सब काम राणो के लिए किया करती थी। अब जंगल का सीन उन्होंने कैसा खड़ा किया, और वो कुछ खरीद नहीं सकते थे, ये ध्यान में रखिए। जो उपलब्ध चीजें हैं उनमें से ही उनको ये करना पड़ता था। इसकी एक सुंदर कहानी हकीकत है। जब ये लोग नासिक में थे और बाबा ईरान की टूर पर गए थे, तो इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, बल्कि जो मेहर सिनेमा बाबा ने ही बनाया था कंस्ट्रक्ट करके, ये लंबी हकीकत है, मैंने कभी बताई भी होगी, लेकिन उसमें जाके कितनी भी बार वो सिनेमा देख सकते हैं, ऐसे अनुमति उनको देखी थी। आप यकीन नहीं करोगे, 11 बार उन्होंने लैला मजनू जाकर के वहां महिलाओं ने देखी, लेकिन वो खुद के इसके लिए नहीं। तो बाबा आने के बाद वो लैला मजनू का सीन स्वयं करना चाहती थी, और प्रस्तुत बाबा के सामने, बाबा के लिए। तो वो कैसे स्टेप्स है, वो डांस कैसे कर रही, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, वो हर बार जा जा करके एक एक ऑब्जर्वेशन करती थी। और ये सारे कॉस्ट्यूम बनाने के लिए जो सैयद बाबा का वहाँ शिष्य था, उसकी वाइफ थी वो, और फ्रेंडनी, उसके पास जो कपड़े पट पुराने जो नाटक चलते थे, उसके हस्बैंड कुछ उसमें थे, तो वो कपड़े पट का काफी सारा ट्रंक भर के सामान लेके आई थी ये सैयद की बीवी। और फ्रेंडनी, मेहरा की बड़ी बहन, इनको आज़ादी थी, तो ये सब उनकी मदद करते थे ऐसे सामान लाकर। और सारे कॉस्ट्यूम्स ये लोग खुद सिलाते थे, देखने वाली बात है। तो कितना मेहनत लेते थे, और पूरा कंसंट्रेशन हर समय बाबा पर, कि बाबा इससे खुश होंगे, बाबा को क्या पसंद आएगा, बाबा के लिए क्या करे, अब बाबा थक के आएंगे तो उनको लाइट मूड के लाने के लिए क्या करे। सतत वो बाबा का ध्यान छोटी मोटी चीजों में उनका होता था, यही उनका सहज ध्यान होता था। एनीवे, कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, नासिक की तो बहुत सुंदर सुंदर हकीकतें हैं, पर यहाँ पर फिर उस प्रकार राणो जो है उसने पत्ते, घास फूस, लकड़ी, पाम पाउंड, ऐसा पतझड़ वाला जो जंगल का सीन उसने बना दिया। और द कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडेड एन इंग्लिशमैन राणो एंड हिज वाइफ इरिन ऑन सफारी, an African chieftain, Katie, the chieftain's daughter Mani, and the tribal witch doctor Margaret. तो ये क्या था, उन्होंने कैरेक्टर्स भी यहाँ पर बताए हैं। अफ्रीका का सीन किया, उसमें एक इंग्लिश मैन था, इंग्लिश मनुष्य था, उसका रोल उन्होंने राणो को दिया, और उसकी बीवी का रोल इरिन को दिया। और ये लोग सफारी पर, मतलब जंगल सफारी के लिए इंग्लिश लोग अफ्रीका की जंगल सफारी पर जा रहे, ऐसा सीन था। इसमें अफ्रीकन का जो मुखिया था, अफ्रीका का जो मुखिया था, चिफ्टन मतलब मुखिया, वो केटी को बनाया, केटी ईरानी, हाँ, नॉट केटी देवी, किटी देवी और केटी ईरानी, की और के का फर्क है। तो ये केटी रानी को ये अफ्रीका के इसका रोल दिया था, और ये मुखिया की लड़की, वो लड़की का रोल मनी को दिया गया था। और वहाँ पर विच डॉक्टर मतलब झाड़ फूक वाला वैदू रहता है ना जंगलों में, तो ये झाड़ फूक वाला भी एक रोल था। ये रोल दिया था मार्गारेट क्रास को, और मार्गारेट क्रास तो डांसर ही थी, नाट्यभूमि से ही थे। नूरिना मैचबेली, मार्गारेट, ये सभी नाट्यभूमि के लोग थे, जाने माने। आगे द रेस्ट ऑफ
The rest of the women were extras, dressing like natives and darkening their skin with oil and soot from the tawas in the kitchen. ये बहुत सुंदर है। अब बाकी सभी महिलाओं को अफ्रीका के जो जंगल के वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसका रोल दिया था, सभी महिलाओं को बची हुई। अब अफ्रीका को लोग कैसे रहते हैं? बिल्कुल काले, एकदम काले कलूटे। अब मेकअप के लिए उनके पास साहित्य नहीं हुआ करता था, तो और ये तो सारी ब्रिटिश और ईरानी सभी महिलाएं ये गोरी चिट्टी। अब इनको काला बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तवे के ऊपर जो कज्जली आती है ना, जिसको मराठी में काजड़ी बोलते हैं, कलिक, कालिक, कालिक, तवे के ऊपर कालिक आती है, कज्जली होती है, दिया दिया जला जला के तवे के ऊपर जो कज्जली आती है, कालिक आती है, उसमें तेल डाल करके उनको पूरा काला कर दिया। हाँ, थैंक यू प्रतिभा। आगे सुनो अब क्या हो गया। In the first act, the thin and stingy Englishman and his meaty wife were set upon by the natives, who were revealed to be Cannibal. cannibals. अब तो पहले एक्ट में ये जो इंग्लिश ब्रिटिश ये पुरुष था, मतलब राणो थी और उसकी वाइफ है, ये लोकल स्थानीय अफ्रीकन लोगों के पास उनको लाया गया। और अफ्रीका के स्थानीय लोग कैसे थे, कौन थे? कैनिबल्स। कैनिबल्स मतलब मैन ईटर्स, मनुष्य नरभक्षक जिसको हम कहते हैं, मनुष्य को खाने वाले। अफ्रीका के स्थानिक लोग जो है नरभक्षक थे। तो देखो वो अफ्रीकन लोगों को नरभक्षक बताया और उसमें ये दो इंग्लिश आ गए। Act 2 began with Rano draped in Baba's tiger skin rug, roaring and stalking the witch doctor. तो दूसरा जो सीन था, पहला सीन में ऐसा दिखाया कि सारे स्थानीय लोग हैं और नरभक्षक है, उसमें ये इंग्लिश लोग आ गए, ऐसा सारा सीन बताया। दूसरा सीन क्या था, इसमें ये राणो गेली जो है मतलब इंग्लिश पुरुष, तो बाबा का एक फोटो है, देखो वो बाघ की क्या बोलते हैं उसको, बाघ की खाल पर बैठे हुए बाबा, ऐसा एक फोटो है। तो ये बाघ की खाल एक किसी ने बाबा को दी थी। यस, थैंक यू मेरा। तो इसको उसने उपयोग किया और वो लगाया था उसने अपने की इसको, तो वो पहन करके पीछा करते करते आता है वो इंग्लिश मैन। किसका पीछा करता है? वो झाड़ फूक वाले वैदू का पीछा करके आता है। In the denouncement, the natives slew the tiger and the testy English prisoners enacted a dramatic escape aided by the chieftain's sympathetic daughter. तो फिर इसमें ऐसा सीन दिखाया गया, डिनोमेंट मतलब नतीजा। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि ये जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक टाइगर को मार दिया और ये जो इंग्लिश प्रिजनर है वहाँ पर कैदी थे, ये नाट्यमय रीत्या वहाँ से जो कैद में इंग्लिश लोगों को अफ्रीकन लोगों ने रखा था, ये नाट्यमय तरीके से वहाँ से छूट गए। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन मनुष्य पक्षी नरभक्षी थे। और ये जो मुखिया था, अफ्रीका का मुखिया की बेटी जो थी वो बहुत सहृदयी थी, दयालु हृदय वाली थी। उसकी सहायता से वो अफ्रीकन की कैद से इंग्लिश लोग कैसे छूटते हैं ये सीन दिखाया गया। Afterward, the woman's black naked skin was so impregnated with soot and oil that after trying unsuccessful for 2 days to scrub away the stain, they gave up and had to let it to wear off naturally. जब ये सीन उनका ड्रामा खत्म हो गया, अब जो उन्होंने काली पोत दी थी, पूरा ये तवे की काली पोत दी थी ना, सारी कज्जली पोत दी थी, कालिख जो रहती है वो पोत दी थी तेल में घुला करके काला करने के लिए, अफ्रीकन दिखने के लिए। अब उन्होंने साबुन से घिसा, घिस घिस के परेशान हो गई, वो निकल ही ना रहा था। फाइनली उन्होंने वो काला जो किया था कलर, वो निकालने की कोशिश छोड़ दी। जब अपने आप हो जाएगा तब जाएगा, मतलब वो इतना डार्क अच्छा मेकअप हो गया तो उतर ही नहीं रहा था।
मतलब ड्रामा खत्म हो गया, बाद में वो जो मेकअप उतारना है, जो उनको काला किया था, वो उतर नहीं रहा था. Norina staged a pageant recreating the crucifixion of Christ. She अतः नोरीना ने एक स्किट बनाया और उसने पॉजेंट मतलब एक दिखावा या नुमाइश. उसने क्या नुमाइश की, उसने क्या सा सीन किया, तो क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन जो है, क्रिस्त जो शूली चढ़ता है, उसका स्क्रिप्ट नोरीना मैचबेली ने बनाया. she tried beguiling money into taking the lead role by telling her what an accomplished actor she was, but Money, who had her own skit to prepare, turned the table. Continue. Then I'll take it. Oh, but Norina, she cajoled, you are so tall and lovely, and you used to be a professional actress. You should take the part of the Christ. You'd be perfect for it. It was true. Having तो कैसा कैसा उसमें होता था, यहाँ पर इसका एक नमूना है. तो ये जब क्राइस्ट का शूली चढ़ने का सीन था, तो नोरीना मस्का लगा रही थी मनी को. उसको लगा ये छोटी है, मैं इसको ठगा सकती हूँ. नोरीना ने मनी को कहा, मनी तुम ही ये क्राइस्ट का रोल करना. लेकिन मनी को अपना भी तो कैरेक्टर, उसका भी रोल अदा करना था, उसका भी स्किट था. तो मनी उसको भारी भरी मनी उसको एकदम खुशामदी करके मनी ने उसको ही बहलाया. और मनी कहती है, नहीं नहीं नोरीना, तुम इतनी लंबी हो, ये हो, तुम इतनी सुंदर हो, तो ये क्राइस्ट का रोल तो तुमको ही करना चाहिए, और तुम ये जानी मानी एक्ट्रेस हो. ये बात तो सही है, नोरीना मैचबेली बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस लंदन की थी. तो तुम इतनी, कई सारे उसके है कहानियाँ नोरीना मैचबेली की, बड़े बड़े शोज उसने किए हैं, वो विश्वभर प्रसिद्ध थी अपनी. जैसे अपने यहाँ अमिताभ बच्चन वगैरह एकदम है ना टॉप का, वैसे नोरीना मैचबेली के बहुत प्रसिद्ध थी वो नटी करके. तो वो बोलती, तुम इतनी जाने मानी एक्ट्रेस हो, तो तुम ये रोल तो तुमको ही सूट करेगा, तुम परफेक्ट हो उसके लिए. you would be It perfect was one. true. It was true. Having given over 1,000 performances as the mother of Christ in the play The Miracle, Norina was well prepared to take on the role of the Son. And in a perfect example of casting against type, Margaret played an angel. तो ये बात सही थी, क्योंकि नोरीना मैचबेली ने एकदम रिकॉर्ड ब्रेक रोल किया था मेरी का. क्राइस्ट की माता करके जो उसका रोल था, इतना प्रसिद्ध हो गया, इतने हजारों प्रयोग हो गए उसके प्ले के दुनिया भर में. तो अब उसकी बारी थी कि जिसकी माता का रोल उसने किया है, उसी के बेटे का रोल करने की उसकी बारी आ गई. उसके लिए वो बहुत परफेक्ट थी. और ये एक नोरिया अपने आप में एक जादुई थी, मिराकल थी. और उसके अगेंस्ट में एंजल का रोल जो मार्गारेट क्रास के लिए बहुत सुटेबल था. तो बहुत सुंदर उनका, और उनके जो श्रद्धा स्थान होता है वो पूरा, ये वेस्टर्नर्स है ना, इतने हल्के में कोई काम नहीं लेते. ये मैंने स्वयं अनुभव किया. तो कौन सा प्ले था? लव सो पेंसिंग इन हिज लव, इन ऑल इन हिज लव. तो अभी जो ये इन हिज लव उन्होंने मेहरामाई के जन्मदिन पर अभी ये साल ही किया ना, 2024 में किया. तो उसमें मुझे भी छोटा रोल दिया था, तो मैंने इनको करीब से देखा है. दिलो जान डाल के ये काम करते हैं, छोटी मोटी बारकाई सब कुछ, ये हल्के में कोई काम नहीं लेते हैं. और जो उनका है, तो जैसे हमको अपना तुकाराम ज्ञानदेव ये सब पसंद है, उनको अपना ख्वाहिश का है, आस्था रहती है. तो वो उन्होंने उस प्रकार से उसको खूब अच्छा किया. Like most of the skits the women put on for Baba's amusement, Norina did not go as rehearsed. Dola and Sultan were so mesmerized by her performance that they forgot what to do, then jumped to their feet and, by Norina's reckoning, galloped off into the wings, exclaiming in confused Persian and English, much to the playwright's consternation. Consternation. Consternation.
तो कभी कभी जो गड़बड़ी होती है, ये गड़बड़ी से ही बाबा को ज़्यादा मज़ा आता था, ज़्यादा बाबा आनंद उसका उठाते थे। तो इसमें क्या हुआ कि सभी जैसे स्किट्स में होता था, तो बाबा को मंत्रमुग्ध करने के लिए सब हंसाने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। ये नोरीना मैच बेली जो है, इसने अपना रिहर्सल की नहीं, उसने डायलॉग बाय हार्ट नहीं किया। और दौला और सल्तून जो है, इतने मंत्रमुग्ध हो गए उसका एक्टिंग देख के, उसका परफॉर्मेंस देख के, कि वो खुद का रोल ही भूल गए, वो देखते रह गए। आखिर करके राणो ने उनको ऐसा जो है, नोरीना ने ही उनको आगे कहने के लिए थोड़ा सा नहीं काम करते करते बताया, थोड़ा सा संकेत दिया, तब तो एकदम वो भूल गए अपना रोल भी भूल गए। और दौड़ते दौड़ते एकदम फिर जल्दी जल्दी में कुछ पर्शियन शब्द, कुछ इंग्लिश शब्द, ऐसा मिक्स भाषा में वो बोलने लगे। और इससे जो प्ले लिखने वाला, मतलब होगी मनी होगी या जो भी कोई है, वो बहुत संत्रस्त हो गया। When Baba told Narina that it had been his favorite part of the performance, she took her finger at him saying naughty naughty। जब बाबा ने नोरिना को कहा कि ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये हड़बड़ी गड़बड़ी वाला, तो नोरिना ने कहा तुम बहुत नॉटी हो। In her own skit, Mani cast herself as a wealthy Muslim and Merwan as his butler, as Merwan recalled। अब एक सुंदर और एक मज़ेदार घटना हुई है, इसको आपने वो वीडियो में भी सुना होगा, फिर यहाँ एक बार पढ़ लीजिए। तो मनी का खुद का जो स्किट था, उसमें मैं मुस्लिम मनुष्य का स्किट था, तो उसमें मनी खुद एक अमीर मुस्लिम बन गई और मेहरवान को बहला फुसला के उसने अपना नौकर बनाया, बटलर बनाया। अब मेहरवान इसकी याद बताता है, इस चीज के बारे में मेहरवान अपनी याद बताते हैं। मेहरवान कहता है, आई सेड नो नो नो, आई कांट डू दैट, आई विल गेट स्टेज फ्राइट। और वो छोटा था, 9 साल का बच्चा था। And she said, you won't have to do much. I tell you, I have given you a very simple part to play. So she says, look, you have to be a sort of a small boy who has been employed as a servant to a very rich Nawab, and all you have to do is, when I say, boy, get the tea, then you have to get this tray of tea on the stage, put it before me, and do this salute. And you know these Mohammedans, they do this respectful gesture, and then just leave the stage. That's all you have to do. तो वो मेहरबान, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। और मनी कहे, अरे नहीं नहीं, छोटा सा तो पार्ट है, छोटे बच्चे का है, तुम परफेक्ट करोगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत होशियार हो। मानी माई किसी को भी मनाने में माहिर थी, तो बहला फुसला के किसी के लिए किसी तरह से उसने उसको मनाया कि बहुत छोटा सा भी वो रोल है, तुमको क्या करना है, एक बहुत अमीर मुस्लिम है, उसका एक छोटा नौकर का रोल तुमको दिया गया है। जब भी वो अमीर बोलेगा कि बॉय वो चाय लाओ, तो तुमको ट्रे लाके खाली उसके सामने रखनी है, दैट्स ऑल, और कुछ तुमको करना नहीं। ऐसा किसी तरह से मनी ने मेहरबान को इसके लिए तैयार किया। अब क्या होता है और बोलता है, और मनी ने कहा कि फिर तुमको, जैसा कि वो ऐसा करते हैं ना, सलाम करते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते थे, कुर्नी साथ, हाँ कुर्नी साथ करते हैं, ऐसा करके फिर तुमको चले जाना है। सो आई somehow reluctantly accepted। मेहरबान कहते हैं किसी तरह से मैंने नाखुशी से इसको स्वीकृत किया। Of course, my going up on the first floor of the links was very restricted, so I was given special permission to go up and perform one rehearsal. It was just once and I couldn't follow properly being a little kid। तो मेहरबान नीचे अपनी माता के साथ रहते थे और ये महिला आश्रम में अकेला ये मेल चाइल्ड था, तो उसको ऊपर बार बार वो नहीं जा सकता था। एक ही बार उसको अनुमति दी गई और एक ही बार रिहर्सल हो गई। उसको बोलता है मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ गया। सो देन व्हेन द एक्चुअल टाइम केम, आई वाज मेड टू ड्रेस अप लाइक अ बियरर, carrying this tray full of tea, and I was so nervous that I remember the whole tray was shaking and the cups were rattling with all the tea in them। तो मेहरबान कहता है जिस दिन ये परफॉर्म करने का दिन आया तो मुझे ड्रेसअप किया गया बटलर के ड्रेस में, सर्वेंट के ड्रेस में, मेरे हाथ में चाय की भरी हुई ट्रे दे दी। मैं इतना घबरा गया, पूरा ट्रे हिल रहा था और सारी उसके अंदर जो कप थे वो आपस में टकरा रहे थे,
सारी चाय ट्रे के अंदर गिर गई थी। और इसी सिलसिले में कल हम देखेंगे, इस सीन को आज अधूरा है, टू बी कंटिन्यूड टुमारो। ये क्या मज़ेदार बात हुई बाबा के सामने, फिर बाबा कैसे हंसे, और ये सुंदर सीन को हम कल पूरा करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया प्रार्थना का। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। अब प्रार्थना किसको मौका देना है, किसको नहीं मौका मिला है। जय बाबा। या किसी को बोला है क्या प्रार्थना के लिए? माइक तो ओपन कर लोकांचे. क्या माइक ओपन करना. कोणातरी सांगितलं होतं. सेवाराम हेडाऊ जी, जय बाबा। सेवाराम हेडाऊ जी आप हैं ना? दीदी कमरे सेवाराम हेडाऊ जी, आपको थोड़ी देर रुक जाइए। उमा जी, पिछले बार गाया था ना आरती? कोणातरी एकाला सांगितलं होतं अगोदर. अरे हाँ, या तुम करो। बोलिए उमा जी, प्रेयर करना है, हिंदी में करिए। धन्यवाद बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सब बाबा प्रेमियों को जय बाबा, और बाबा को तहे दिल से जय बाबा। हे परवरदिगार, सबकी राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव